हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म डीजल मैकेनिक थ्योरी में। आज हम फिर से वही इंजन के बारे में पढ़ना चाहेंगे। तो आज तक जो सबसे पहले मैं उसका रिवाइज करना चाहूँगा कि पहले हमने पढ़ा कि इंजन की परिभाषा। तो इंजन की परिभाषा फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। जो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करे उसे अपने इंजन कह देते हैं। तो इंजन को फिर हमने दो भागों में बांटा था, एक था इंटरनल इंजन और एक एक्सटर्नल इंजन। बाह्य इंजनों के बारे में पढ़ा जिनका आजकल कोई अनुप्रयोग नहीं होता, जिसमें आजकल स्टीम बॉयलर या तापीय विद्युत घरों में जहां बिजली पैदा की जाती है वहां इनका प्रयोग किया जाता है। बल्कि जो इंटरनल कंबशन इंजन है वो आजकल हमारे व्यवहार में एक मोटरसाइकिल से लेकर वायुयान तक हर जगह, चाहे वो शिपयार्ड है, चाहे ट्रक है, ट्रैक्टर है, बस है, कार है, जीप है, ट्रेलर, टेम्पो, जो भी है सभी में हम इंटरनल कंबशन इंजन का उपयोग करते हैं। चाहे घर में स्टेशनरी इंजन जो खड़ा इंजन है जिसके सारे हम कुछ अन्य उपकरण इक्विपमेंट चलाते हैं वहां भी हम इंटरनल कंबशन इंजन का उपयोग लेते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था टेक्निकल टर्म ने हमने सबसे पहले इंजन को परिभाषित करने के बाद हम इंजन से संबंधित कुछ अवयवों के बारे में पढ़ा, जैसे टीडीसी क्या होता है, बीडीसी, बोर, स्ट्रोक लेंथ, उसका कंप्रेशन रेशो, इस तरह से हमने कुछ चीजें पढ़ी। आज मैं इन सभी से हट करके कुछ एक अलग चीज बताना चाहूंगा कि सबसे पहले इंजन का इतिहास। इंजन के इतिहास की बात की जाए तो हम यहाँ कुछ सत्र लिख लेते हैं, जैसे 1975 या 78। क्लियर नहीं है बट कोई 75 लिख देता है, कोई 78 लिख देता है। 1985, 19 नहीं, 1800 है सारे, 1898 से 19 तक 3 सत्र आपको याद रखने हैं। 1875 या 78, 1885, 1898 या 1900। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि 1975 में क्या हुआ। यहाँ एएनएम ओटो नामक वैज्ञानिक ने कुछ अनुप्रयोगों के आधार पर, कुछ वैज्ञानिकों के सहयोग से एक ऑटो इंजन का आविष्कार किया। ऑटो इंजन को हम पेट्रोल इंजन भी बोल देते हैं। ऑटो इंजन को अपने पेट्रोल इंजन भी बोल देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने कुछ सुधार करते हुए 1885 के लगभग आकर के इन्होंने 2 स्ट्रोक इंजन का आविष्कार कर लिया। 2 स्ट्रोक इंजन का आविष्कार करने के बाद धीरे धीरे विकसित हुआ, ऑटोमोबाइल कंपनियां आई, उन्होंने एक नए इंजन का आविष्कार किया जिसे रुडोल्फ डीजल नामक वैज्ञानिक ने एक इंजन का आविष्कार किया जिसे अपने कह देते हैं डीजल इंजन। अभी इन सभी के बारे में हम अलग से बाद में पढ़ेंगे कि पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है, डीजल 2 स्ट्रोक कैसे काम करता है और डीजल इंजन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले कुछ मैंने यहाँ वर्ड लिख रखे हैं कि इंजन का कैसे कैसे उपयोग होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, यहाँ इसको मैं मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा, इंपॉर्टेंट चीज थी। ओके, सबसे पहले प्रयोग के आधार पर हम इसे लिखेंगे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और गैसोलीन। अब हम सबको पता है कि हमारे पास वर्तमान में गाड़ियां कौन कौन सी चल रही है। पेट्रोल से भी चल रही है, डीजल से भी चल रही है और गैस से भी चल रही है। उसके बाद हम इसका डिवाइड कर देते हैं सिलेंडर की संख्या के आधार पर। हमें पता है हमारे पास कुछ इंजन होते हैं एकल सिलेंडर, और एकल सिलेंडर के बाद मल्टी सिलेंडर किसे कहते हैं, जिसमें सिलेंडरों की संख्या 1 से अधिक हो, चाहे वो 2 सिलेंडर हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। एकल सिलेंडर के बाद सीधा हम लिखेंगे बहु सिलेंडर। प्रज्वलन विधि के आधार पर
इंजन को स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग करने के मेथड जो अभी हमने पढ़े, पेट्रोल, गैसोलीन, तो इन्हीं को स्टार्ट करने का आधार होगा। तो पहला कौन सा होगा? तो पेट्रोल कौन सा किस पे काम करता है? स्पार्क पर, स्पार्क। और डीजल किस पे करेगा? संपीड़न पर। उसके बाद स्ट्रोक के आधार पर अभी मैं बता कर दिया हूं, तो हमारे पास 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन आ जाते हैं। सिलेंडर व्यवस्था के आधार पर, सिलेंडर व्यवस्था के आधार पर हमें पढ़ने के लिए ऊपर वाला आपने लिख लिया होगा, मैं मिटा देता हूं इसको। जगह कम है, तो हम इसको देखते हैं सिलेंडर व्यवस्था के आधार पर। अभी आपने सिलेंडर देखे होंगे कि सिलेंडर इस व्यवस्था में भी होता है, सिलेंडर इस व्यवस्था में भी लगे होते हैं, सिलेंडर इस व्यवस्था में भी व्यवस्थित किए जाते हैं, सिलेंडर इस व्यवस्था में भी होते हैं, इस तरह से प्रत्येक व्यवस्था के आधार पर हम इनको बांट लेते हैं। अभी ये देख लिया होगा, इसी के आधार पर हम इसको देखें कि सबसे पहले वर्टिकल सिलेंडर। वर्टिकल सिलेंडर कौन सा होगा? जो आपने देखा होगा कि कुछ बाइक में सिलेंडर सीधा ऐसा लगा होता है, जैसे बजाज की लगभग बाइक आती है उनमें सिलेंडर सीधा होता है। दूसरा हॉरिजॉन्टल, होंडा की जो बाइक है आपने उसका देखा हुआ, उसका इस पोजीशन में उसका सिलेंडर लेटा हुआ होता है। अपोजिट, अभी मैंने बताया था, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में इस तरह से लगे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। एक मैंने बोला था रेडियल अरेंजमेंट, इस तरह से एक पंखे नुमा आकृति बना दी जाती है। इसमें एक मेन कनेक्टिंग रोड होती है, उस कनेक्टिंग रोड के साथ सभी सिलेंडरों की अटैच कनेक्टिंग रोड काम में ली जाती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेडियल इंजन में कितनी मुख्य कनेक्टिंग रोड होती है? तो एक ही होगी, उसके साथ एक्सिलरी कनेक्टिंग रोड होती है, वो प्रत्येक सिलेंडर के लिए अलग अलग काम में ली जाती है। तो ये रेडियल इंजन काम में कहाँ लिए जाते हैं? तो इसके लिए सीधी सी बात है, रेडियल इंजन एरोप्लेन इंजनों में हमारे काम में लिए जाते हैं। उसके बाद आया था हमारे पास वी, ये भी मैंने आपको बना के दिखाया था। ये वी अरेंजमेंट, इसका ज्यादातर पूछा जाता है, इसमें यहाँ आएगा, ये ज्यादातर आपने देखे होंगे कंप्रेसर जो होता है इंजनों में आपने नहीं देखा होगा, बट जो 2 स्टेज कंप्रेसर काम में लिए जाते हैं उनमें वी शेप में सिलेंडर बने होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है इसके बीच का कोण कितना होता है? तो आपने इसे याद रखना कि 60 डिग्री। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इनलाइन, लगभग जैसे बस, ट्रक, कार, जीप सब में इनलाइन सिलेंडर होते हैं। इस तरह जो पंक्तिबद्ध एक सिलेंडर होते हैं, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये सिलेंडर हमारे इनलाइन सिलेंडर कहलाते हैं। चलो मिटा देता हूं इसको। आगे देखते हैं शीतलन के आधार पर। अब हमें पता है जब इंजन चलता है तो हीट पैदा होती है, उसी हीट की पावर से इंजन अपना कार्य पूरा करता है। उसके कुछ आइडल स्ट्रोक होते हैं, वो पूरे होते हैं। हमने अभी स्ट्रोक पढ़ने बाकी है हमारे, वैसे आपको बता देता हूं, हमारे पास 4 स्ट्रोकें होती है। सक्शन को जैसे मैं पहले स्ट्रोकें पढ़ लेता हूं। जैसे पहले हम लिखते हैं सक्शन स्ट्रोक 2 नंबर, कंप्रेशन स्ट्रोक 3 नंबर, पावर और 4 नंबर एग्जॉस्ट। सक्शन को कई बार वो लिख देता है इंडक्शन स्ट्रोक, पावर को एक्सपांशन,
या प्रसारित स्ट्रोक। अब हमें पता है जब पावर हमें किस स्ट्रोक में मिलती है, इस स्ट्रोक में, यहाँ ऊष्मा मिलती है, बाकी स्ट्रोक कोई कार्य नहीं करते, ये आइडल होते हैं, इनमें ये निष्क्रिय बोल सकते हैं इनको। इन स्ट्रोकों में कोई कार्य नहीं होता, सिर्फ कार्यशील स्ट्रोक हमारे पास एक पावर स्ट्रोक ही होता है। पावर स्ट्रोक के द्वारा जो ऊष्मा पैदा होती है, अगर हम निरंतर उसी पे इंजन को चलने दें तो हमारा इंजन एक टाइम ऐसा आएगा कि मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा, हमारे सभी घूमने वाले पार्ट्स और चलने वाले पार्ट्स आपस में चिपक जाएंगे, हमारा इंजन सीज हो जाएगा। तो हमें उससे बचने के लिए हमें एक सिस्टम अपनाना पड़ता है जिसे अपने कहते हैं शीतलन सिस्टम। शीतलन के आधार पर हम इंजन को दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 एयर कूल्ड और नंबर 2 वाटर कूल्ड। इसके बारे में हम तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एयर कूल्ड में क्या होता है? एयर कूल्ड में एक सिलेंडर बना होता है, जैसे ये मैंने एक सिलेंडर बना दिया। इस सिलेंडर के बाहर की तरफ इस तरह से फिन्स काट दी जाती है। फिन्स जिसे अपने क्या बोलते हैं, पंख बोलते हैं। प्रश्न पूछा जाता है इन फिन्स का क्या प्रयोग होता है, फिन्स क्यों काटी जाती है? तो फिन्स का होता है सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। अब सतही क्षेत्रफल कैसे बढ़ता है ये भी अपने क्लियर कर ले। मान ले मेरे पास ये सीधा सिलेंडर था, यहां से हवा टकराई और सीधी निकल गई, तो सिर्फ इतना एरिया मेरा ठंडा हुआ। अगर मैं इस फिन्स का एरिया लूं कि यहां से यहां तक, ये जो ऊष्मा थी यहां की यहां आई, यहां से ऊष्मा यहां तक आ गई, तो यहां हवा टकराई, इसकी ऊष्मा लेगी, यहां से ऊष्मा लेगी या यहां से ऊष्मा लेगी, बीच में जो गैप बचा उसकी भी ऊष्मा लेगी। तो इसलिए हमारा जो ऊष्मा प्रसारण का क्षेत्रफल था वो बढ़ गया, इसलिए ही हमें फिन्स काटनी पड़ती है। दूसरा सिस्टम था हमारा वाटर कूल्ड। वाटर कूल्ड में अपने क्या करते हैं, जो सिलेंडर हेड होता है, सिलेंडर बना होता है, उन सभी में वाटर जैकेट काट दिए जाते हैं, खोखली पाइपें की तरह उसमें जैकेट काट दिए जाते हैं। उन जैकेट में से होकर के पानी बहता है। अब पानी जब इस लाइनर के बाहर की तरफ बहेगा, जैसे ये मैं बना लेता हूँ, इसके बाहर की तरफ से अपने यहाँ अपने पानी रख दें, तो ये यहाँ की ऊष्मा क्या ले जाएगा, ये पानी ले जाएगा और पानी को ले जाकर के अपने रेडिएटर में फिर से ठंडा कर लेते हैं। पानी की इसकी विधियां 2-3 होती है, जैसे थर्मोसाइफन है, फोर्स्ड है और भाप जिसे अपने बोल देते हैं। इन 2 विधियों से अपने इसको ठंडा करते हैं। तो ये हमारे पास 2 सिस्टम हो गए, एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। हमने इसका डिवाइडेशन यहाँ कर लिया एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड से। फिर आता है अधिनियंत्रण के आधार पर। कोई भी चीज चलती है उसको नियंत्रित करना अति आवश्यक होता है। अगर हम उसको नियंत्रित नहीं करें तो हम उसका सही तरीके से, सही ढंग से काम में नहीं ले सकते। जैसे प्रत्येक इंजन में आपने सुना होगा गवर्नर लगा होता है। गवर्नर ज्यादातर हमने 2 प्रकार के पढ़े हैं, एक न्यूमेटिक और एक कौन सा, मैकेनिकल। मैकेनिकल में कुछ स्प्रिंग का या कुछ बॉल वेट का सहारा लेकर के उसे कंट्रोल किया जाता है, और न्यूमेटिक में हवा के सहारे से डायफ्राम लगा करके उसे कंट्रोल किया जाता है। इसलिए यहाँ हम अधिनियंत्रण के आधार पर पढ़े तो अधिनियंत्रण के आधार पर हमारे पास 2 प्रकार के हो जाएंगे, मात्रात्मक अधिनियंत्रण और गुणात्मक अधिनियंत्रण। अब इन दोनों का इस्तेमाल किस किस में किया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह बच जाती है कि गुणात्मक का किस में इस्तेमाल करते हैं और मात्रात्मक का किस में करते हैं। तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, ये देखो, मात्रात्मक का अपने पढ़ेंगे पेट्रोल इंजन में और गुणात्मक का पढ़ेंगे हम डीजल इंजन में। अगर कहीं आ जाए डीजल इंजन में किस अधिनियंत्रण का प्रयोग किया जाता है तो हम पढ़ेंगे गुणात्मक, और अगर मात्रात्मक का पूछ लिया जाए तो पेट्रोल इंजन में। उसके बाद में हमारा आता है परिचालन के आधार पर। परिचालन के आधार पर अभी हमने वैसे पढ़ चुके हैं, फिर भी हम दोबारा इसको पढ़ लेते हैं कि परिचालन के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, 1, 2, 3। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और दोनों को मिला दिया जाए तो ड्यूल साइकिल।
अभी आप मेरे से पूछोगे, मैंने आपको नहीं बताया सर ये साइकिल क्या होता है। साइकिल होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे पास 4 क्रियाएं थी कि एक सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। सभी क्रियाओं का या किसी भी क्रिया का एक निश्चित क्रम में होना एक साइकिल कहलाता है। क्या? एक साइकिल कहलाता है। आगे आ गया हमारे पास वाल्व व्यवस्था के आधार पर। वाल्व व्यवस्था के आधार पर बहुत आसान सा है, आपको कुछ याद नहीं करना, सीधा सा आपको सिस्टम बता देता हूं। आपने एक परिभाषा याद रखनी है, लिफ्ट, LIFT, बस लिफ्ट याद रह जाएगा। लिफ्ट माने उठाना, तो लिफ्ट में यही बन जाएगा L व्यवस्था, I व्यवस्था, F व्यवस्था और T व्यवस्था। सभी को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस व्यवस्था में कैसे वाल्व लगे होंगे। जैसे L लगाया तो L लगाया तो L यहां पर दोनों वाल्व यहां फिट होंगे। अब यहां में वाल्व एक ही दिख रहा है, तो एक वाल्व इसके सीध में पीछे की ओर लगा हुआ है, तो ये दोनों वाल्व कहां चले गए? दोनों वाल्व हमारे सिलेंडर में फिट होंगे। प्रश्न यहीं से पूछेगा कि वाल्व व्यवस्था में वाल्व कहां फिट होते हैं? तो सिलेंडर में। तो इसको चलाने के लिए आप सोचोगे सर यहाँ रोकर आर्म वगैरह कहाँ गई? नहीं, इसमें कोई रोकर आर्म की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट हम इसको केन के द्वारा उठा देते हैं। आई व्यवस्था को अपने ओवरहेड वाला व्यवस्था भी कहते हैं। जैसे हम साधारण इंजनों में पढ़ते हैं कि इसके लिए पुश रोड, टेपर्ड, कैमशाफ्ट, रोकर आर्म, फिर हमारे पास आएगा हमारा वाल्व। इस व्यवस्था को अपने पढ़ते हैं कौन सी? आई व्यवस्था या ओवरहेड व्यवस्था। फिर आ जाता है हमारे पास एफ। तो एफ कैसा बना हुआ है? इस तरह से। तो हमें एक वाला तो ये फिट कर दिया और एक कर दिया ये, तो सीधी सी बात होगी कैसे चलेगा ये? एक सिलेंडर हेड में होगा और एक सिलेंडर के अंदर फिट होगा। इसको चलाने के लिए हमें वही कैम की व्यवस्था और इसको चलाने के लिए ये वाली व्यवस्था चलेगी। फिर अंतिम आता है हमारे पास टी अरेंजमेंट। तो टी हमारे पास ऐसा बना हुआ है, तो आप इस वालों को ऐसे लगा दो, लगा दिया, इस वालों को हमने ऐसा लगा दिया। अब सभी से हट करके है टी व्यवस्था। टी में क्या होता है? हमारे पास ये बीच में बच गया सिलेंडर। सिलेंडर के एक वाल्व इस साइड में लगा हुआ है, एक इस साइड में लगा हुआ है, तो यहां हमारे पास एक कैमशाफ्ट से काम नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा याद रखना है टी वाल्व अरेंजमेंट में 2 कैमशाफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान से देखना है कि हमारे पास एल में दोनों वाल्व सिलेंडर में लगे, आई में दोनों सिलेंडर हेड में लगे, एफ में एक सिलेंडर में और एक सिलेंडर हेड में, और टी में दोनों सिलेंडर हेड में लगेंगे। बट इनको चलाने के लिए हमारे पास 2 कैमशाफ्ट की हमें आवश्यकता होगी। फिर अंतिम आ जाता है हमारे पास अनुप्रयोगों के आधार पर, जिसे एप्लीकेशन के आधार पर कहते हैं। तो अनुप्रयोग सीधी सी बात है, मैं पहली बार बता चुका कि मोटरसाइकिल से लेके मोटरसाइकिल, जीप, ट्रक, कार, टेम्पो, टैक्सी, हवाई जहाज, शिपयार्ड, सभी में ही इन इंजनों का प्रयोग होता है। चलो अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अभी हमने पढ़ा, सबसे पहले हम स्ट्रोक की परिभाषा लें। स्ट्रोक साइकिल। स्ट्रोक क्या होता है? पिस्टन द्वारा टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी तक चली गई दूरी एक स्ट्रोक कहलाता है। यही स्ट्रोक यहां से ये था टीडीसी और ये था बीडीसी। ये पूरा एक स्ट्रोक है और ये जो दूरी चला जाता है इसको बोल देते हैं स्ट्रोक लेंथ। अब स्ट्रोक का डिसाइड भी मैंने आपको बताया था, कहां से करते हैं? थ्रो से। कहां से? थ्रो से। और थ्रो का दुगना कर दें तो एक स्ट्रोक बन जाता है। क्या? एक स्ट्रोक बन जाता है। साइकिल। साइकिल मैंने आपको 4 प्रकार में बताए: सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन,
पावर और एग्जॉस्ट, इन सभी स्ट्रोकों का एक निश्चित क्रम में होना एक साइकिल कहलाता है। ये हमारे पास चार एक डायग्राम बनाए मैंने। यहां अगर इसको इंडिकेशन किया जाए तो एक को लिख देते हैं इनलेट वाला, इसको एग्जॉस्ट वाला, इसको अगर हमारे पास पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग, अगर डीजल है तो इंजेक्टर। ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा पिस्टन है, कनेक्टिंग रोड, गजन पिन, क्रैंकशाफ्ट, क्रैंककेस। हमारे पास इतने भाग हैं। अब हमने पढ़ा नंबर 1 सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। सबसे पहले समझने की बात है, इधर ध्यान से देखें। तो यहां आप देखें तो सबसे पहले पिस्टन की ऊपरी सीमा होती है टीडीसी। पहले स्ट्रोक में पिस्टन होता है टीडीसी पर और टीडीसी से गति करता है बीडीसी की तरफ। कहां? बीडीसी की तरफ। जैसे बीडीसी की तरफ गति करेगा, इसका इनलेट वाला ये क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो इसका संबंध किससे है? एयर क्लीनर से। एयर क्लीनर से डीजल इंजन मान लेते हैं, अगर पेट्रोल इंजन है तो कार्बोरेटर से होगा। यहां से क्या होगा? शुद्ध हवा हमारे इस सिलेंडर में भर जाएगी। पिस्टन आ गया टीडीसी से बीडीसी पर। सेकंड स्टेज पर चलते हैं। पहला हमारा सक्शन स्ट्रोक समाप्त हो गया। सेकंड स्टेज पे आते हैं, पिस्टन हमारा है बीडीसी पर। हमने क्या करना है? कंप्रेशन। जैसे पिस्टन ऊपर की ओर बढ़ेगा, इस स्थिति में दोनों वाल्व क्या रहेंगे? बंद। ओके, जब दोनों वाल्व बंद रहेंगे तो ये अंदर कुछ चार्ज आया हुआ है या गैस आई हुई है, हवा आई हुई है, वो तभी गर्म हो पाएगी। तो इसलिए जैसे पिस्टन ऊपर की ओर गति करेगा तो ये हवा, ये जैसे पिस्टन यहाँ तक आएगा तो संपूर्ण हवा क्या होगी? जो इतने आयतन में हवा थी और इतनी सी जगह में जब संपीड़ित होगी तो हवा का तापक्रम अपने कहते हैं 350 से 550 डिग्री तापमान तक चला जाता है। और रुडोल्फ डीजल ने बोला कि अगर किसी भी ईंधन को 300 डिग्री तापमान तक किसी ताप में अगर स्प्रे किया जाए तो वो जल जाता है। तो हमारे पास इस तापमान से ये तापमान कहीं उच्च है तो हम डीजल को आसानी से जला सकते हैं। तो हमारे पास कंप्रेशन समाप्त हो गया। अब हम आते हैं पावर पे। पावर घटना तभी घटित होती है जैसे ही ये पिस्टन ऊपर टीडीसी में पहुंचने वाला होता है तो दिया हुआ इंजेक्टर, इंजेक्टर को हम कुछ कई नामों से जान सकते हैं। इंजेक्टर, नोजल, एटॉमाइजर और स्प्रे वाल्व। क्या? इंजेक्टर, नोजल, एटॉमाइजर और स्प्रे वाल्व। इन सभी इसके द्वारा जैसे ही पिस्टन टीडीसी पर पहुंचने वाला ही होता है तभी इस पे ईंधन का स्प्रे कर दिया जाता है। इधर से हवा गर्म होती है, उधर से स्प्रे होता है तो ईंधन जल के ब्लास्ट के रूप में अचानक से पिस्टन को उल्टा विपरीत थ्रस्ट देता है।
पिस्टन अचानक से नीचे की ओर गति करता है, पिस्टन नीचे गति करेगा तो पूरी की पूरी ऊर्जा, यहां हमने एक डिवाइस पढ़नी है जिसे बोलेंगे फ्लाई व्हील, और इसे अपने क्या करते हैं, एक स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, क्योंकि जैसे ही पूरा झटका लगेगा पूरी की पूरी ऊर्जा फ्लाई व्हील पे चली जाएगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे एग्जॉस्ट। जैसे ही पिस्टन नीचे आ गया, वापस ऊपर जाने को होगा, तो इस टाइम में हमारा क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा और जली हुई गैसें बाहर निकल जाएगी। अब यहाँ सोचने समझने वाली बात है कि हमने 4 स्ट्रोकें पढ़ी, चारों में हमारे पास पावर इस स्ट्रोक में जाकर के आई। इस पावर आई तो यहाँ देखें, इसके बाद न तो इसने पावर पैदा की, ना इसने की, ना इसने की। इन सभी को पूरा करने के लिए हमने लगाया फ्लाई व्हील। इसलिए जब कभी भी देख लेना, जितने सिलेंडर का छोटा इंजन होगा उतना उसका फ्लाई व्हील बड़ा होगा, और जितना इंजन बड़ा होगा उतना उसका फ्लाई व्हील छोटा होता है। चलो आया समझ में, चलो आगे चलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कुछ अंतर। यहां हम लिख लेते हैं डीजल या कंप्रेशन, यहां लिख लेते हैं पेट्रोल या स्पार्क। यहां से इसके अंतर ज्ञात करें अपने सारे के सारे। अभी हम देखेंगे कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। सबसे पहले डीजल या कंप्रेशन इग्निशन इंजन है, वो डीजल साइकिल पर काम करते हैं। तो हमारा पेट्रोल किस पे करेगा, ऑटो साइकिल पर। इसमें इंजन डीजल चलता है तो इसमें पेट्रोल या गैस। इसमें सक्शन में साफ हवा आती है तो इसमें क्या आएगा, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर आएगा। इसका जो कंप्रेशन अनुपात होता है डीजल इंजन का 12:1:12 से 1:22 होता है। तो इसका कितना होगा, 1:4 से 1:10, या कभी इसको 1:12 भी पढ़ा जा सकता है। लागत इसकी प्रारंभिक जो लागत होती है डीजल इंजन की कम होती है, बल्कि जो पेट्रोल की होती है वो कम होती है। आवाज, जो डीजल इंजन होते हैं आपने देखा होगा आवाज काफी अधिक करते हैं, बल्कि पेट्रोल इंजन आवाज कम करते हैं। ये गुणात्मक नियंत्रण पर करता है, तो ये किस पे काम करेगा, मात्रात्मक, जो अभी मैंने अधिनियंत्रण की बात की। इसकी यांत्रिक दक्षता 40 होती है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, डीजल इंजन की यांत्रिक दक्षता कितनी होती है, तो 40%, वही पेट्रोल इंजन की या ऑटो इंजन की 26% ही होती है। यह अपने उत्सर्जन में, जैसे एग्जॉस्ट गैसें निकलती है, ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया, एग्जॉस्ट गैसों में डीजल इंजन क्या उत्सर्जित करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेट्रोल इंजन क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इनका अनुप्रयोग क्या कहाँ होता है, इसका बस, ट्रक, जीप, ट्रैक्टर, और इसका मोटरसाइकिल, कार, जीप, बस। अभी जो कुछ मैंने पढ़ा इसमें अगर कोई डाउट हो, कुछ बताने वाली बातें हैं, मैं बता देता हूँ। डीजल साइकिल और ऑटो साइकिल, इसमें काफी फर्क है। डीजल साइकिल नियत दाब पे काम करता है, ऑटो साइकिल नियत आयतन पे काम करता है, जिसे कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर बोल देते हैं। और इसमें अनुपात की बात आई, ये क्या है, 1:12, 1:22। अभी जो 1 अनुपात मैंने लगाया और आगे लगाया 12, या 1 अनुपात लगाया आगे लगाया 22, ये क्या है,
1 अनुपात मेरे पास है ईंधन की मात्रा और एक ये है मेरे पास एयर की मात्रा। इसलिए तो मैंने यहाँ आपको पढ़ाया कि जो इनकी लागत होती है ईंधन की, डीजल ईंधन की लागत कम होती है, पेट्रोल ईंधन की लागत अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ देखो हमने पेट्रोल का पढ़ा, अनुपात होता है 1:4 से 1:12 लिखे, तो यहाँ हवा की मात्रा मेरे पास आई 12 मैक्सिमम और यहाँ ईंधन आया 1। अगर यहीं आपने डीजल की बात करें, मैंने लिखा 1:12 से 1:22, तो यहाँ मेरे पास ईंधन आया 1 और ये आया मेरे पास एयर की मात्रा 22, इसलिए इनकी एवरेज थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। सिर्फ आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सबके साथ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। कोई भी आपको दिक्कत हो, लाइक कमेंट करके जरूर मेरे को बताएं, ताकि मैं आपको आगे से बढ़िया से पढ़ाने में सक्षम हो सकूं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।